मुझे बंदिशों से घेरो मत, मुझे चूल्हे में तुम ठेलो मत। ये जो कलम है, ये जो इल्म है, ये पंख है मेरे, इन्हें काटो नहीं, इन्हें कतरो मत। मुझे उड़ने दो, मुझे रोको मत। मैंने अपनी किताब जब छपाई थी तो पहली किताब में मैं 12 साल की थी। मुझे घर में जगह थोड़ी कम ही दो, मुझे घर में जगह थोड़ी कम ही दो, पर मुझे दिल में घर करने तो दो। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। और ये 4 किताबों को लिखने में आपको कितना समय लगा था? जिंदगी का मुझसे हिसाब कुछ अच्छा नहीं रहा, ढोंग है हर पहचान कोई सच्चा नहीं रहा, और मोहब्बत ने किरदारे तबाही कुछ यूं अदा किया कि मेरे ही दिल में अब मेरा ठिकाना नहीं रहा। नादान हूँ, गुम जाने से डर लगता है, किनारे पर खरे डूब जाने से डर लगता है, दिल के जख्म अब थोड़े भरते दिख रहे हैं। जिस उम्र में बच्चे नादान होते हैं, जिस उम्र में जिसको समझ नहीं होती है कि वो करे तो क्या करे, उनके जो है कि लाइफ का, उनके फ्यूचर का कुछ स्कोप नहीं होता है। बच्चे जो है कि भटकते रहते हैं, जो है कि अपने आइडियल को खोजते रहते हैं कि हमको अच्छा कोई आइडियल मिल जाए ताकि हमारा जो जीवन है उसको एक अच्छा मुकाम दे सके। ठीक उसी प्रकार की हमारे साथ एक ऐसी बेटी है, हमारे साथ एक ऐसी महिला है जिनका उम्र मात्र 15 साल है, और 15 साल की उम्र में इन्होंने जो कारनामा कर दिखाया है, शायद भारत ही नहीं बल्कि विश्व के बच्चे सोचते रहते हैं कि काश इस उम्र में हम भी जो है कि अपने देश के लिए कुछ कर पाते। इनकी कहानियों के बारे में बता देते, ये जो है कि मात्र 15 साल की उम्र में ऐसी 4 किताबें लिख चुकी है, और ये चारों किताबें जो है कि अपनी भाषा में, यानी कहे तो जो भी शायरी होती है, जो भी कहानी होती है, जो भी कविताएं होती है, जो भी गजल होती है, तमाम तरह की जो पोएट्री होती है उसको लिख करके और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं। और ये सिवान की रहने वाली बेटी, आज बिहार को बहुत ही गर्व हो रहा है कि हमारे बिहार में भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। इसीलिए आज हमारी टीम इनका इंटरव्यू करने के लिए इनके घर पे पहुंची। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को दिखाना जरूरी हो जाता है जो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और अपने राज्य के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो। बाकी इनसे बात करेंगे कि पोएट्री लिखने की शुरुआत कैसे हुई और इन सभी के बीचों में कितना सारा स्ट्रगल देखने को मिला। बहुत बहुत बधाई कि आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हुआ। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये बताइए, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? बेसिकली अगर बुक्स लिखने की बात हो तो वो उसकी शुरुआत में 8th स्टैंडर्ड में थी, तो मैंने अपनी पहली किताब निकाली थी। और अगर लिखने की बात हो तो मैं 6 साल की थी, तब से मैंने कविता लिखना शुरू करे थे। यानी लगभग पिछले 7-8 सालों से आप ये कर रही हैं? जी। तो 7-8 सालों पहले आप तो बहुत ही मासूम होंगी, बच्ची होंगी, आपको तो समझ नहीं होगा कि सही क्या है गलत क्या है, तो फिर इतना जो है कि टफ काम कैसे शुरू कर दिया? इट्स ऑल अबाउट कि आप अपनी सोसाइटी को ऑब्जर्व, मेरा बचपन से ये रहा कि मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती हूँ, आसपास की चीज़ों को, सोसाइटी को, माहौल को। तो ऐसी कई सारी चीज़ें थी हमारे समाज की जो मुझे पसंद नहीं आ रही थी, मुझे बहुत परेशान करती थी, तो बस उसके खिलाफ लिखने का सोचा था मैंने। बहुत अच्छी बात है। जो आप इस समय किताबों में लिखी हैं, चाहे शायरी हो गई, कविताएं होंगी, कुछ हमको थोड़ा सुनाइए पहले आप। बिल्कुल। अगर इसकी बात हो तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों के एजुकेशंस पे तो सबसे ज़्यादा होती है। लड़कियों को, हर लड़की को अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने का पूरा हक होना चाहिए। तो कई ऐसी लड़कियां होती हैं जो किसी भी कारण की वजह से अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाती हैं, तो उनके तरफ से मैंने लिखा था कि मुझे बंदिशों से घेरो मत, मुझे बंदिशों से घेरो मत, मुझे चूल्हे में तुम ठेलो मत। ये जो कलम है, ये जो इल्म है, ये पंख है मेरे, इन्हें काटो नहीं, इन्हें कतरो मत। मुझे उड़ने दो, मुझे रोको मत। मुझे बुलंदियों को छूना है, मुझे आसमान में उड़ना है, मुझे हर बिसात पलटनी है, मुझे हर सबात को पाना है। अब जाहिलों का दौर नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो, मुझे उड़ना है, मुझे उड़ने दो। मुझे घर में जगह थोड़ी कम ही दो, मुझे घर में जगह थोड़ी कम ही दो, पर मुझे दिल में घर करने तो दो। मुझे उड़ने का कह कर के हदों में तो मत बांधो तुम, मुझे सरहदों पर भेज दो, पर मुझे मुझसे ना लड़ाओ तुम। कब से लड़ रही हूँ ये जंग मैं, मुझे अब और मुझसे ही ना हराओ तुम। मेरे रास्ते का सहारा बनो, बाधा नहीं। मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो, मुझे उड़ना है, मुझे उड़ने दो, मुझे रोको मत, मुझे रोको मत। बात है, बहुत ही अच्छी लाइन है। आजकल की सरकारें जो है वो भी बेटियों को जो है कि बालकों के यानी लड़कों के मुकाबले काफी ज्यादा जो है कि प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं, लड़कियों को भी बराबर हक मिलना चाहिए। लेकिन कुछ समाज में ऐसे परिवार हैं जो बेटियों को सोचते हैं कि नहीं, बेटी बस शादी करके ससुराल जाएगी और ससुराल का घर बसाएगी, जो कि घर का जो है कि खाना बनाएगी, बस उसी में उसकी जिंदगी है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस कविता के माध्यम से, इस पोएट्री के माध्यम से, लाइनों के माध्यम से इस चीज को दर्शाने का प्रयास किया गया है कि नहीं, बेटियों को भी आप उड़ने का मौका दीजिए और बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। बिल्कुल ये बात सही है। एग्जैक्टली। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए कि आप इस 8 सालों में, 7 सालों में स्ट्रगल में क्या क्या जो है कि कठिनाइयां झेलनी पड़ी आपको?
देखिए, लिखने की मैं तो ये नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं जब से लिखा तो मैंने अपना इससे लिखा, तो लिखने की एक बात थी। लेकिन हाँ, पब्लिकेशन के दौरान मुझे जब अपनी किताब छपवाने की, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने अपनी किताब जब छपाई थी तो पहली किताब में मैं 12 साल की थी। तो एक 12 साल के बच्चे को मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा कोई नॉलेज होगी कि पब्लिशिंग इंडस्ट्री के बारे में और क्या है, ये कैसा प्रोसेस है। तो उसमें मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई थी, जैसे कि मैंने करीब 3 दिन में 15 से 18 पब्लिकेशंस को कॉल करके उनसे बात की थी, जस्ट फॉर नोइंग कि आखिर इसका प्रोसेस क्या होता है। तो ये सब था कि मुझे पता नहीं था कि कुछ भी नया करती थी तो जैसे कॉपीराइट एक टर्म होता है, तो काफ़ी सारा डर लगा रहता था कि जैसे मेरी पब्लिकेशन जो है वो चेन्नई की है। तो मैंने वहाँ जब कॉल पे बात करी थी तो ऑब्वियसली मैं मोबाइल पे पहले इंटरेक्ट करी थी, तो एवरीवन वाज लाइक कि देखो ऐसा फ्रॉड हो सकता है, तुम्हारी पोइट्रीज लेकर के फिर वो तुम्हें नहीं दें, तुम बच्चा हो, तुम्हें समझ भी नहीं आएगा, कुछ कर भी नहीं पाओगी। तो उस टाइम मुझे कॉपीराइट का मतलब नहीं पता था। तो फिर धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगी, बहुत सारे रिसर्च करने पड़े, काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करा, तो फिर धीरे धीरे सब होने लगा सही। ये चारों की चारों बुकें चेन्नई से पब्लिश हुई है? हाँ, नोशन प्रेस पब्लिकेशन है इसका, तो ये सारे वहीं से हुई तो हैं। ये सारे के सारे फोन कॉल पे हुए हैं या फिर फिजिकली गए थे? नहीं, वेबसाइट होती है अब इसकी, आपको ऑब्वियसली आप वहाँ से करोगे ना सारे, तो आप पब्लिकेशन का प्रोसेस तो वहीं से होता है, अपलोड करनी पड़ती है हमको चलिए, चीज़ें। बहुत अच्छी बात है। और ये 4 किताबों को लिखने में आपको कितना समय लगा था? इट्स ऑल अबाउट कि मैं अपने अब तक जब मैंने लिखना शुरू करा था पोइट्री, तब का मेरे कलेक्शन है, तो उसमें से चूज़ करके बेसिकली देती हूँ। तो आप ये कह सकते हैं मैं शुरू से अब तक की सारी पोइट्री में, कुछ पोइट्रीज़ हैं, कई सारी हैं जिन्हें अभी पब्लिश नहीं करा है मैंने, और कुछ पसंदीदा को पब्लिश करा है अभी तक। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ऐसा नहीं है कि अपने देश की, अपने बिहार की बेटियां कुछ कर नहीं सकती है, बस उनको मौका देना चाहिए, और वो मौका को भली भांति भुनाना भी जानती है कि कैसे जो है कि अपने मौका को एक अच्छा फ़ायदा बनाया जा सकता है और अपने परिवार के लिए कुछ किया जा सकता है। कुछ और लाइनें सुनाइए ना थोड़ा पहले। बिल्कुल। एक कविता मैंने लिखी थी कि ज़िंदगी का मुझसे हिसाब कुछ अच्छा नहीं रहा, ज़िंदगी का मुझसे हिसाब कुछ अच्छा नहीं रहा, ढोंग है हर पहचान कोई सच्चा नहीं रहा, और किस्मत सिर्फ मेरी ही ख़राब नहीं है यारा, किस्मत सिर्फ मेरी ही ख़राब नहीं है यारा, सब अधूरे हैं यहाँ कोई पूरा नहीं रहा, धोखा है हर खुशबू हर फूल मुरझाए हैं यहाँ, धोखा है हर खुशबू हर फूल मुरझाए हैं यहाँ, इस चमन का अब कोई बाग़बा नहीं रहा, और शौक़ बचपने में जवानी का जो हुआ, शौक़ बचपने में जवानी का जो हुआ, अब कोई बच्चा यहाँ बच्चा नहीं रहा, और मोहब्बत ने किरदारे तबाही कुछ यूं अदा किया कि मेरे ही दिल में अब मेरा ठिकाना नहीं रहा। क्या बात है। देखिए, ये भी लाइन बहुत ही अंदर तक लिखी गई है, बस इसको समझने की ज़रूरत है कि इसमें कितनी ज़्यादा गहराइयों में जा करके और इसको खोद करके निकाला गया होगा, तब जा करके एक एक कड़ी को जोड़ करके और इतना सुंदर एक पोएट्री को बनाया जाता है। अच्छा, ये बताइए, जब पोएट्री आप लिखती हैं तो आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? जैसे शब्दों का चयन हो गया, तो ये सब कहाँ से आपको समझ में आता है? सो बेसिकली मैं जब लिखने लगता हूँ तो आपके पास एक वर्ड, जैसे आप एक लाइन बनाते हो, एक सेंटेंस बना रहे हो, तो उसमें आपको कई सारे वर्ड्स एक बार में दिमाग में आएंगे, सो यू विल हैव टू चूज वन ऑफ देम। तो इसमें ये थोड़ी सी मुश्किल होती है कि कौन से अल्फाज, कई बार कैसे होती है, कई सारी ऐसी कविताएं होती हैं मेरी जो अधूरी रह गई, क्योंकि मैं उसके लिए कैपेबल वर्ड नहीं खोज पा रही हूँ, या मैं ये कह सकते हैं कि मैं अंदर से महसूस नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं उसे वैसे ही रहने देती हूँ। और फिर काफ़ी टाइम बाद अगर कभी ज़िंदगी में कुछ सोच रही हूँ और उससे कुछ रिलेट आया, तो फिर वहाँ लगा अच्छा ये तो बन सकता है, तो फिर आज 2 लाइन लिख दिया, फिर कभी 2 लाइन लिखा, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार में आप 100 लाइन लिख दीजिए, आपको समझ में नहीं आता। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे मूड में हो और कितनी ज़्यादा चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, तो खुद ब खुद लिखने लगते हैं। लेकिन आप जिस गांव से, जिस एरिया से आती है, वो काफ़ी अति पिछड़ा है, विकास की बहुत कमी है, तो जो है कि बहुत सारे लोग भोजपुरी का शब्द प्रयोग करते हैं, तो उसमें शुद्ध शब्द का प्रयोग बहुत ही कम लोग करते थे। ये शुद्ध शब्द, भोजपुरी खराब चीज़ तो नहीं है, मुझे नहीं लगता कि भोजपुरी नहीं है, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। ओरिजिनल शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है ना, लेकिन शायरी में, कविता में एकदम शुद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, भोजपुरी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, ये आपको एक लैंग्वेज है जो कि लोग अपने कम्युनिकेट करने के लिए अपना लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। मेरे घर में भोजपुरी नहीं बोली जाती है हालांकि, लेकिन हाँ, अब मुझे जिस इसमें मैं रही उसमें हमेशा से हमने उर्दू और हिंदी का ही यूज़ करा, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तो इसलिए मेरी तलफ़्फ़ुज़ शायद उस तरह की रही। तो बस यही बात है, अब लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह लेंगे। आप अगर भोजपुरी में लिखना चाहें, भोजपुरी में गाने होते हैं, मूवीज़ होती हैं, तो भोजपुरी में कविता क्यों नहीं हो सकती है? हम, मेरी लैंग्वेज नहीं है, मैं भोजपुरी नहीं बोलती आई हूँ बचपन से, तो मुझे भोजपुरी नहीं आती है, तो दैट्स अनदर थिंग। लेकिन हाँ, मुझे जिसमें ईजी लगेगा मैं उसमें लिखूँगी।
बिल्कुल सही बात है। चलिए अब आपको वो चीजें दिखाते हैं जिन चीजों के लिए लोग सालों साल मेहनत करते हैं और वो प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि नहीं हमको वो चीज मिलना चाहिए और उस मंच पे हमको भी जाना चाहिए। तो अभी हमारे साथ जो है कि इनका जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो नाम दर्ज हुआ है वो भी मौजूद है। चलिए उसको दिखाते हैं आपको। तो अभी हमारे साथ वो रिकॉर्ड मौजूद है जिस रिकॉर्ड के लिए आदमी रातों दिन मेहनत करता है और इंडिया के बहुत ही कम ऐसे जो है कि कलाकार हैं, चाहे बहुत ही कम ऐसे एक्टर हैं या फिर प्रतिभावान बच्चे हैं जिनको ये बुक, ये रिकॉर्ड मिल पाता है। अभी इसको ओपन करेंगे, ओपन करके इसमें क्या क्या चीजें दी जाती है और जो भी खिलाड़ी होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं, उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए क्या क्या सुविधाएं मिलती है वो भी पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसके अंदर क्या मौजूद है वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इसका पैकेजिंग देखिए, थोड़ा पैकेजिंग इसका देखें तो बहुत ही हार्ड है और बहुत ही लगता है कि हाँ एक ब्रांड है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, यानी इंडिया लेवल पे जो भी बच्चे अच्छा करते हैं यानी इकलौता रहते हैं उनको ये रिकॉर्ड दिया जाता है। और इसके अंदर सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा कलम यहाँ पे पेन दिया गया और साथ ही एक बैच दिया गया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का। आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे 2023 का इनके नाम से दिया गया और साथ ही साथ ये मेडल दिया गया है जो कि मेडल भी काफी खूबसूरत है। और ये मेडल देखिए तिरंगे में जो है कि इसका रिबन लगा करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के नाम से इसको दर्ज करके और इनको दिया गया है। साथ ही साथ जो है कि इसमें एक बुक भी दिया गया है। ये बुक को भी आपको दिखाते हैं हम। ये बुक वाकई में काफ़ी हैवी है और प्रति वर्ष जो भी बच्चे जो है कि इंडिया से टॉप करते हैं उनको अगले साल यानी 2022 में जो बच्चे टॉप किए होंगे तमाम बच्चों का जो है कि हिस्ट्री और जो भी प्रोसेस होता है सभी को इसमें प्रिंट करके और उन बच्चों को दिया जाता है जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और जो जीतते हैं। तो इसमें बहुत सारे बच्चे हैं इंडिया के जो कि इसमें पार्टिसिपेट किया और साथ ही साथ एक सर्टिफिकेट दिया गया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के तरफ से और ये अपने आप में बहुत ही गौरवान्वित वाला चीज़ है और ये शायद ही किसी बच्चे को, शायद ही किसी खिलाड़ी को मिल पाता है। तो ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए कुछ और चीज़ों पे इनसे बात करते हैं। इसके लिए कितना मेहनत करना पड़ा आपको? मेरी ज़्यादातर चीज़ें जो होती है वो मैं मजाक में करती हूँ। बेसिकली मैं अगर मुझसे पूछा जाए तो मैंने अपनी पहली किताब भी निकाली थी तो जस्ट फॉर नोइंग कि मैं भी अपनी किताब निकालूं क्या, बस ये सोचा था और घर वालों ने कहा ठीक है अगर कर सकती हो तो कर लो। तो इसका भी एक चीज़ था कि मैंने काफ़ी टाइम पहले, काफ़ी अरसे पहले मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के बारे में सुना था तो तब से ये ख्वाब था मेरा कि मैं भी एक रिकॉर्ड होल्डर बनूँ। तो इसमें मेरी बहन का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा क्योंकि शी वाज द वन के जो मुझे हमेशा कहती थी कि तुम करो ना, तुम इसमें अप्लाई करो, तुम्हारा हो जाएगा। तो फिर जब मैंने सिर्फ सर्च करा तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था। मैं इंडिया की इकलौती लड़की हूँ जिसने इतने कम उम्र में 4 किताब लिखी है। तो फिर उसी ने मुझे फोर्स करके कि नहीं तुम्हें सबमिट करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने सबमिट करा तो वहाँ से रिवर्ट आ गया कि हाँ आप सिलेक्टेड हैं। उसके बाद वो जो डिटेल्स था, प्रोसीजर्स था वही हुआ। तो ऐसा कुछ खास इसमें परेशानी नहीं आई थी। जो भी परेशानी थी बस मुझ में थी कि मैं अप्लाई करने से शायद डर रही थी या क्या कुछ भी कह सकते हैं आप, या कतरा रही थी। तो क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं होंगी, मुझे ऐसा कभी मैंने नहीं सोचा था कि मुझसे कम में और कोई होगा ही नहीं। तो पर हाँ मुझे बहुत खुशी होती है और मैं अपनी बहन की बहुत ज़्यादा इसमें शुक्रगुजार रहती हूँ कि हाँ तुम्हारे वजह से मैंने अप्लाई करा तो आज हो भी क्या। बहुत अच्छी बात है। देखिए ये तो मान लीजिए इंडिया लेवल का, आगे क्या फ्यूचर रहेगा, क्या स्कोप रहेगा एशिया के लिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए क्या रहेगा आगे का? अभी तो मैंने फिलहाल इसके बारे में भी नहीं सोचा था तो अभी ये हो गया है। अब आगे मैं देखती हूँ आगे क्या कर सकती हूँ। जो भी मेरे लिए पॉसिबल होगा, मेरे हक में जो भी बेहतर होगा इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा आपके फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। जब ये लिख रही थी तो आपके फैमिली वाले रोके नहीं कि सब क्या कर रही हो, आप कुछ पढ़ाई करो, इस सब में टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा है? नहीं, द थिंग इज दैट कि मैंने कभी भी अपनी राइटिंग करियर को मेन तरजीह नहीं दी है। ओके मैंने इसे हमेशा साइड से रखा है। मेरी जो पढ़ाई है, मेरे साथ में जो चीज़ें चल रही हैं वो चल रही हैं। ये जस्ट लाइक कि मैं कभी जा रही हूँ, कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, कभी घर में अकेले हूँ तो इसी तरह कुछ बैठे हैं तो गुनगुनाते लिख दिया। तो इट्स ऑल अबाउट दैट ओनली। ओके इससे ज़्यादा मैंने इसको कभी नहीं रखा है। हमेशा मेरी पढ़ाई जो है वो प्रायोरिटी पे रही है और मेरे जो सारी चीज़ें हैं इसको हमेशा मैंने साइड से रखा है। तो और मेरे पेरेंट्स और मेरे घर वाले जो है इस मामले में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। उन्हें पता है कि अगर मैं जो कर रही हूँ वो सही है तो दे वर लाइक हाँ तुम ये काम करो, कोई नहीं रोक रहा है तुम्हें। तो वो हर फील्ड में मेरी हेल्प करते हैं। मैं कुछ भी, मैं इसके राइटिंग के अलावा मुझे कैलीग्राफी का बहुत शौक है। तो अब मेरी बहन है जैसे, तो वो मुझे इंडिया के बाहर से कैलीग्राफी के सेट्स होते हैं, किट्स होते हैं, वो सब मंगा करके वो देती है कि हाँ तुम अगर तुम्हें ये चीज़ पसंद है, तुम अपने फ्री टाइम में ये करना चाहते हो तो करो। तो दे वर ऑल लाइक वेरी सपोर्टिव। चलिए जाते जाते कुछ और 1-2 लाइन हमको थोड़ा सुना दीजिए ताकि दर्शकों को पसंद आए कुछ। बिल्कुल 4 पंक्तियाँ थीं कि नादान हूँ गुम जाने से डर लगता है,
नादान हूँ गुम जाने से डर लगता है, किनारे पर खरे डूब जाने से डर लगता है। दिल के जख्म अब थोड़े भरते दिख रहे हैं, दिल के जख्म अब थोड़े भरते दिख रहे हैं। मुझे फिर ज़माने के रिवाजों से डर लगता है, मुझे फिर ज़माने के रिवाजों से डर लगता है। बिल्कुल सही बात है ये। और ये जब लाइनें वाकई में जो लिखी है ना, बहुत ही अंदर तक जा करके लिखने का प्रयास किया गया। ये नहीं कि हवा हवाई कुछ भी उठा करके लिख दिए, उसको समझिए, उसको अपने ऊपर प्रैक्टिकली लीजिए, समझिए कि नहीं ये हो सकता है, तब जा करके कहीं ना कहीं इस चीज़ को लिखा गया है, तब जा करके वाकई में एक पोएट्री तैयार होता है। और ये पोएट्री जो भी लिखती हैं वाकई में जो है कि दिल को झकझोर देने वाली पोएट्री होती है। और बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिल करके, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। ये जो लाइनें आप लिखती हैं, अगर मान लीजिए किसी के पास समय नहीं है, वो किताब ना खरीद पाया, तो कहाँ से आपको सुन सकता है, कैसे देख सकता है इन लाइनों को? बेसिकली मैं अक्सर अपने पोस्ट करती रहती हूँ, तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल लाइक इंस्टाग्राम पे आप मुझे ये कर सकते हैं, युसरा फातिमा ऑफिशियल के नाम से है। और मैं यूट्यूब और फेसबुक पे भी हूँ, ऑथर युसरा फातिमा के नाम से। तो उस पर जाकर के सारी लाइनें आप पढ़ करके सुनाती हैं? मैं अपनी पोस्ट करती हूँ रहती हूँ, अक्सर पोइट्रीज अपनी पोस्ट करती हूँ, तो आप मुझे वहाँ सुन सकते हैं। जो भी पोएट्री रहती है, चाहे जो भी शायरी रहती है, सब अपना लिखा हुआ रहता है ना? जी, मेरी कॉपीराइट है। आप खुद के ऑनर जी, लाइक कॉपीराइट इज अ टर्म कि जिसमें कि आपको कानूनन अपनी राइटिंग पर आपका राइट मिल चुका है, तो वो कानूनन मेरे अधिकार है, मेरा उस पर 100% राइट मेरा है। अच्छा, आजकल की लड़कियां क्या है, बेटियां क्या है कि रील्स बनाने में परेशान है, जो है कि डांस करती है, रील्स बनाती है, समय बर्बाद करती है, उन लोगों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगी आप? अब फॉर द फर्स्ट थिंग मैं ये कहूँगी कि मैं ऐसा नहीं कह सकती कि अगर कोई डांस कर रहा है तो डांस इज अ गुड थिंग है, ओके। तो आप उसको ये नहीं कर सकती कि कोई ये कर रहा है तो वो टाइम पास कर रहा है जस्ट बिकॉज शी इज़ सिंगिंग और शी इज़ डांसिंग, तो आप उसे ये नहीं कर सकते। पर हाँ, अगर आप उसमें भी अपना करियर बना सकते हो, तो अगर मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आप चाहे जो भी कर रहे हो, आप पूरे लगन से करो और अपना 100% दो और अपने सपनों को पूरा करो, क्योंकि हर इंसान का सपना डॉक्टर और इंजीनियर बनना नहीं हो सकता है। तो आपका जो भी सपना है, आप उसे उसमें अपना 100% दीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। और ये कहीं ना कहीं दूसरी महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है कि आप लोग जो भी कर रहे हैं उसको दिल से करिए, लगन से करिए, तो शायद आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं। तो चलिए, हम दोनों की बातचीत आप लोगों को कैसे लगी, आप लोग युसरा फातिमा के बारे में क्या सोचते हैं, इनके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के बारे में क्या सोचते हैं, इनके स्ट्रगल के बारे में क्या सोचते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।